स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। ठीक है, मेरा नाम है ब्रजेश सिंह और आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड थियरी के लिए जो अपना थियरी सिलेबस। ठीक है, तो आज हम लोग 4th क्लास शुरू करने चल रहे हैं। चलिए, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा हालचाल ले लेता हूँ। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। वैसे तो समय सही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए आराम से, है ना, और पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत, है ना। जैसे ही सही होती है सिचुएशन, वैसे ही आप लोग फिर अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाना शुरू करिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। आज हम लोग 4th क्लास है, हम लोगों की 3 क्लासेस हो चुकी हैं ट्रेड थियरी की। ठीक है, तो अभी आपको 4th क्लास में देखिए इसमें क्या है, जो टॉपिक्स मेंशन है उसको आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोगों को क्लास मिस नहीं करनी है, पूरा का पूरा देखना है कंप्लीट, और जो भी डाउट होती है उसको आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, आप देख लीजिए आज का टॉपिक क्या है। पहला है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दूसरा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, थर्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करता है, आगे चल के अभी समझेंगे हम लोग। इसी में एक टॉपिक और भी है, हो सकता है यहाँ पे मेंशन नहीं हो है शायद। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फिर ओम्स लॉ देखेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे मटेरियल्स है ना, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स लेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे तो हम लोग पहले चारों प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे कि 4-5 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपके सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो वो देखने चलेंगे। ठीक है, तो उसको जब समझ लेंगे हम लोग, तो कुछ बेसिक जो अपने काम में आने वाले जो भी मटेरियल्स हैं उनके डाटा को कलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, या फिर थर्मल कोफिशिएंट वगैरह, या इलेक्ट्रिकल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह, ये सब हम लोग जब देखेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग समझने चल रहे हैं। देखिए उसके बाद देखिए ये प्रॉपर्टीज़ की ही बात हो रही है कि रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या है मटेरियल की, ये चीज़ें हैं। फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो आज इतने टॉपिक्स हम लोग उम्मीद करते हैं कि कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट और वीडियो होगा 5th क्लास, जिसमें हम लोग और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, और उसके बाद होगा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन होगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन वही होंगे जो आपके ये 5 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, इसी के थ्योरी पे ही बेस्ड है वो पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वो भी आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो है इसमें आप लोग समझिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की जब हम लोग चर्चा करते हैं, वैसे तो लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो चुका था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट में आपको मालूम है कि जितने भी मटेरियल्स हैं, है ना, उसको कैटेगराइज अगर आप करोगे तो 3 तरीके से होंगे। एक तो वो जिसमें करंट फ्लो करते हैं, उनको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। एक वो जिसमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन में करंट फ्लो करते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और एक वो जिसमें से करंट फ्लो होते ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे पर तो समझना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, वैसे ये तो चीज़ें हम लोग देखने चल रहे हैं कि करंट क्या है। लेकिन बेसिकली आप इतना तो जानते ही हो कि 3 तरीके की कैटेगरी होती है, जिसमें एक किसी में करंट फ्लो हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है, और किसी में किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हो सकती है। तो उस बेसिस पे मटेरियल को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, आगे कैटेगराइज करेंगे। थोड़ा बहुत पीछे वाले क्लासेस में भी मैंने बता रखा है। आज देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या है, समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कोई मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल है, हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, स्पेसिफिक जो जो रियल रिजल्ट दिखाएगा आपको, है ना। हालांकि ये सभी पे अप्लाई होगा, लेकिन हम मान चलते हैं कि ये कॉपर की एक रॉड है। ठीक है, कॉपर की एक रॉड है, ठीक, कॉपर मटेरियल की एक रॉड है। तो अभी देखिए आपको मालूम है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया भी है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि कुछ मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। कुछ में होते हैं जो टाइटली बाउंडेड होते हैं सेल के साथ, अपने मतलब अपने न्यूक्लियस के साथ। तो उनका वो अभी काम में नहीं आएंगे, काम में वो आएंगे जिनके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्टिंग नेचर का है। और कंडक्टिंग नेचर होने का क्या मतलब है वो तो आगे समझेंगे ही हम लोग, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इजी टर्म्स में बोला जाए तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, हालांकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन मान लीजिए हम लोग अपने समझने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये कंडक्टर है मान लीजिए। ठीक है, कंडक्टर मतलब जिसमें
फ्लो हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे तो ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जैसे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, ये रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने सेल से जुड़े नहीं हुए हैं, तो ये आराम से इधर उधर मूव करते हैं, जैसे भी इनको जिस तरीके टाइप की एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी मिल गई तो उसकी वजह से एनर्जी की वजह से किसी न किसी तरफ काइनेटिक एनर्जी मिली और ये मूव कर गए, ठीक है। तो ये मूव करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी ये एनर्जी मिलती रहती है हीट के फॉर्म में, तो इसलिए ये मूव करते रहते हैं। तो ये इधर उधर हर तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कोई एक ऐसा हमारे पास सोर्स हो, कोई एक ऐसा तरीका हो जिसकी वजह से हम इनके मोशन को अलाइन कर पाएँ, मतलब एक ही डायरेक्शन में सेट कर पाएँ, तब क्या कहेंगे हम लोग? और रैंडम मोशन को इसको क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप समझो, जैसे मान लीजिए हम कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसे बनाते हैं इस पे ऐसे समझने के लिए, और हम क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा, देखो होता तो वैसे ये वोल्टेज है, ठीक है। अभी क्योंकि मैं बता नहीं रखा हूँ इसलिए आगे ही है, अब आगे बताने वाले हैं आप लोगों को, तो आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऐसा सोर्स मैंने लगा दिया, कोई एक ऐसा सोर्स यहाँ पे लगा दिया मैंने, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगने लगा? फोर्स लगने लगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगने लगा। क्यों भाई, क्यों फोर्स लगने लगा? उसका फोर्स लगाने का रीज़न ये सेल है, ठीक है। तो फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये चाहते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों को हम अपनी तरफ खींच लें, ठीक है। तो कंडक्टर पे जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आने की कोशिश करने लगेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जहाँ मैंने ये लाइन बना दी, यहाँ से 4-5 इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए हैं, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम में होगा, तो इसी को हम लोग इन इलेक्ट्रॉनों को, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने की जो रेट है, जो फ्लो होने का जो रेट है, मतलब जो प्रक्रिया है इनके फ्लो होने की 1 सेकंड में, है ना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे उनकी वजह से कुछ चार्ज अमाउंट बना होगा, उसी चार्ज के रेट ऑफ फ्लो, मतलब अभी देखो, अब डेफिनेशन समझ लो तो आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि इस तरीके से आपको हो सकता है समझ में ना आए। ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक करंट is defined as rate of flow, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और अच्छा, बेसिकली ये चार्ज हैं क्या? ये चार्ज उसी मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और करके लगा लेना इसी में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से समझ लो इसको, ये जो चार्ज मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल में वो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो, तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, आप समझिए इस चीज़ को। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रेट का क्या मतलब होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जितने चार्जेस फ्लो हुए हैं, अब भाई चार्जेस फ्लो को आप कैसे देखोगे? मान लीजिए आप यहाँ पे नज़र टिकाए हुए हो, तो यहीं पे समझोगे ना कि हाँ कितने चार्जेस इधर उधर मूव किए। तो चार्जेस का जो फ्लो है, उनका जो रेट है, ठीक है, फ्लो होने का, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए करंट आई से शो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी बता भी देते हैं, आई से शो कर रहे हैं। तो जो चेंज हुआ है किसमें? चार्जेस में, ठीक है। तो चेंज इन चार्ज को हम लोग डी क्यू से शो करते हैं। ध्यान रखना, हम क्यू भी लिख सकते थे, क्यू शो करता है चार्ज, लेकिन अगर मैंने डी क्यू लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, जो कि इस पर्टिकुलर जगह से पास हुआ है, ठीक है। तो डी क्यू हो गया और डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। तो ये आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। और नॉर्मली अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वे में डी क्यू बाई डी टी आपको लिखना होगा, मतलब चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू, मतलब चेंज इन टाइम, या ये कह लीजिए कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, छोटा सा कोई चार्ज जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिप्लेस हुआ है किसी टाइम पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है। तो ऐसे में देखिए, अब आपको मैं इसका जो सिंबल है वो समझा देता हूँ। आई क्या है? करंट शो कर रही है, ठीक है, करंट शो कर रही है, और इसकी यूनिट भी साथ साथ लिखते चलते हैं। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? चलिए यूनिट अभी बाद में लिखते हैं, ठीक है। क्यू क्या है? चार्ज है, ठीक है। और अगर हम लोग डी क्यू लगा दें, इसी पे मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। डी क्यू का मतलब हुआ चेंज इन चार्ज, ठीक है, चेंज इन चार्ज। ये चेंज इन चार्ज को भी शो करता है, छोटे अमाउंट ऑफ चार्ज को भी शो करता है, लेकिन यहाँ भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? चेंज इन चार्ज, ठीक है। इसी तरह डी टी, तो ये क्या शो कर रहा है? टाइम इंटरवल,
ठीक है, टाइम इंटरवल को शो करेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए इसको हिंदी और इंग्लिश में समझने में इतना, अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि नहीं हिंदी में क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ये जनरली मैं सब कुछ हिंदी में ही बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इंग्लिश में समझना कोई बहुत हार्ड बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने कहा आई क्या है, करंट है। ठीक है, करंट मीन्स धारा। ठीक है, धारा है ये। और अभी यूनिट की मैं बात करूंगा, अगर इसकी यूनिट क्या है ये बताइए, तो फिर इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर। अच्छा, फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो एम्पियर भी एक होती है ना, याद है। ठीक है, तो एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। ठीक है, तो ये करंट क्या है एक्चुअल में, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, ध्यान रखना ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन के आता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ए से शो करते हैं। इस तरीके से ये क्या है, चार्ज। चार्ज को क्या मैंने बोला था, आवेश। ठीक है, ये क्या होता है, आवेश। ठीक है, तो आवेश, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, कूलम होती है इसकी यूनिट, तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। डी क्यू क्या है, चेंज इन चार्ज, तो ये भी कूलम में ही यूनिट रहेगी। ठीक है, ये टाइम इंटरवल है। अब टाइम इंटरवल का मतलब क्या हुआ, कोई स्पेसिफिक टाइम, तो टाइम को हम लोग सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या है, आपने देखा कि आई क्या है, करंट, डी क्यू क्या है, चेंज इन चार्ज, और ये क्या है, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो मीनिंग क्या हुआ कि द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझना है। चलिए, तो आगे देखते हैं इसमें हम लोग। अब जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो एक यूनिट ये भी बनती है, ये भी ध्यान रखिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आई की यूनिट आप देखना चाहोगे यहाँ पे, तो डी क्यू का क्या मतलब हुआ, कूलम, और डी टी का क्या मतलब हुआ, मतलब इसकी यूनिट क्या हुआ, सेकेंड। तो बेसिकली इसको हम लोग एक यूनिट ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, कूलम पर सेकंड। तो हो सकती, इसी को एम्पियर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी को एम्पियर बोलते हैं, यही कूलम पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखो स्टूडेंट्स, आगे आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्वांटिटी किस टाइप की है। ठीक है, तो क्वांटिटी अगर हम लोग बात करें, क्वांटिटी किस टाइप की है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है ये ध्यान रखना कि आपको हमेशा लगेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, मतलब तो यही हुआ कि इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लोग डायरेक्शन बताते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं। देखिए आप यहाँ भी देख लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। अब इसी के अंदर अगर आप देखो तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप ये कहो कि सर ये कंडक्टर था और इसमें आपने कहा कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहे हैं, तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहे होते तो ये वापस घूम के इधर से आते, लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जाते भले हैं, लेकिन वो किसी न किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होता है, फिर वापस चले आते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो इस तरीके से मोशन होता है। हाँ, ये कह सकते हो कि आप ये इधर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली ऐसा नहीं कि ये निकल के कंडक्टर से कहीं बाहर चले जाते हैं। ठीक है, वहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम तो यही बोलेंगे ना कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन तो इधर मोशन कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है, इस साइड मोशन कर रहा है, कोलिजन हुआ, फिर वापस आ गया। तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो डिसाइड हुई नहीं। तो जब डायरेक्शन डिसाइड नहीं हुई तो इसका मतलब डायरेक्शन है ही नहीं है। तो अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये किस तरीके की क्वांटिटी है, अदिश राशि हो गई। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड इसकी लेते हैं, इसी से रिलेटेड और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखिए आपने यूनिट आपको कंफर्म पता चल गया, स्केलर है या वेक्टर है क्वांटिटी, ये आप समझ गए। अब आप देखते हैं अब हम लोग कि कैसे मेज़र करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, मेज़रमेंट कैसे होती है इसकी, करंट की। ठीक है, तो आपको समझना है कि मेज़रमेंट करने के लिए इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एमीटर। एमीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है, एमीटर एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से करंट को मेज़र करते हैं। ठीक है, एमीटर का क्या सिंबल होता है, ए, ऐसे करके सिंबल होता है। वैसे तो इसके दो सिंबल हम लोग बना सकते हैं, जो कि आप लोगों के एंट्रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग समझना जरूरी है। देख लीजिए वो भी। अगर ऐसे करके मैंने ये लाइन नीचे बना दी है तो ये डीसी करंट को मेज़र करेगा, और अगर ए बना के मैंने ऐसे अल्टरनेटिंग ऐसे सिंबल बना दिया तो ये एसी करंट को मेज़र करेगा। ध्यान रखेंगे, अभी एसी डीसी में दोनों बताऊंगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए फिलहाल कि ये डीसी करंट मेज़र करेगा और ये एसी करंट को मेज़र करेगा। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और ये डीसी करंट को, ये सिंबल है उसके पर्टिकुलर। तो ये भी आप लोगों को वैसे ही याद रखना जैसे ये चीज़ें मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये क्या है, एमीटर है, ध्यान रखिए। ठीक है, एमीटर से मेज़र करते हैं हम लोग। ठीक, एमीटर से मेज़र करते हैं। चलिए
तो मेज़रमेंट हो गया एमीटर से, ठीक। उसके अलावा आपको समझना है कि ये जो एमीटर है, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए बेसिक अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। पीएमएमसी, जैसे आप डीसी मेज़र कर रहे हैं तो पीएमएमसी टाइप के होंगे, पीएमएमसी टाइप का होगा, ठीक है। और अगर आप केवल एसी मेज़र कर रहे हैं तो इंडक्शन टाइप का होगा, ठीक है। हालांकि इसको मैं बाद में ही बताता तो ठीक रहता। इंडक्शन टाइप होता है। और एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें एसी और डीसी दोनों मेज़र हो सके, तो उसको भी बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रो डायनमो मीटर टाइप, ठीक, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप। और एक होता है एमआई, ठीक है। एमआई क्या होता है, ठीक है, ये मोबाइल नहीं है, ये एमआई क्या है, ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मूविंग आयरन नेचर टाइप का मतलब देखो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप हैं जो इससे मेज़र करते हैं। अब आपको यहाँ इतना मैंने लिख दिया है तो ये भी चीज़ें आप समझ लो कि जो पीएमएमसी है वो डीसी करंट को मेज़र करता है, या डीसी करंट। देखो पीएमएमसी एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, प्रिंसिपल है अलग टाइप का। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जितने भी होंगे वो डीसी नेचर के ही क्वांटिटीज़ को मेज़र करेगा, चाहे आप डीसी करंट ले लीजिए, चाहे डीसी वोल्टेज ले लीजिए, ठीक है। तो डीसी टाइप के मेज़र करेगा। इंडक्शन टाइप भी होगा तो ये केवल और केवल एसी मेज़र करेगा, ठीक है। ये डीसी ओनली, ये एसी ओनली, और ये बोथ, है ना, ये दोनों मेज़र करेगा, ये दोनों मेज़र करेगा। बोथ में क्या, एसी प्लस डीसी, ठीक है। तो ये डीसी टाइप का भी मेज़र कर सकता है और एसी टाइप का भी मेज़र कर सकता है। तो मेज़रमेंट आपको समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ। सिंबल भी आप समझ गए, ठीक है। तो ये एमीटर। अच्छा, नोट पॉइंट डाल के एक और लिखेंगे हम लोग कि जहाँ पे भी हमें करंट मेज़र करनी होगी, ठीक है, जहाँ पे भी हमें करंट मेज़र करनी होगी वहाँ एमीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। हालांकि अभी भी आपको मालूम नहीं है कि सीरीज़ व पैरेलल क्या है, लेकिन फिर भी आप यहाँ दिमाग रखो कि एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज वेयर इट इज़ नीड टू मेज़र द करंट, ठीक है। देखिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, मैं सब आपको इसको हिंदी में भी बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर मतलब या ये कह लीजिए ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज वेयर इट इज़ नीड टू मेजर द करंट। जहाँ पे भी हमें करंट मेजर करनी है, आप हमेशा ध्यान रखना कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे उसको सीरीज में ही कनेक्ट करना होगा। अब वो सीरीज पे कैसे होता है, पैरेलल क्या होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए आपको इतना दिमाग में रखना है कि इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। तो ये नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि टाइप, ठीक है। तो बेसिकली देखिए टाइप में तो एक तरीके से तो बहुत टाइप के इलेक्ट्रिक करंट का वो होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट के टाइप कैसे डिसाइड किए जाते हैं, जिसको आप एसी और डीसी जानते हो उतना ही मैं बताऊंगा। हालांकि और तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये समझो कि बेसिकली दो टाइप के। एक वो इलेक्ट्रिक करंट जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, जिसकी वैल्यू हमेशा सर्किट में कांस्टेंट बनी रहती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डीसी, ठीक है। और एक दूसरा और क्या है, वो एसी है। तो अच्छा एसी है तो आप सोचते हो कि बदल जाती है, तो बदल तो जाती है, लेकिन आपको इतनी जल्दी फील नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है, आवृत्ति कितनी है। तो इंपॉर्टेंट बात अभी आपको ये समझना है कि ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हुआ जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, जिसकी वैल्यू मतलब मान नहीं बदलते, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, इसकी वैल्यू नहीं बदलती। और एक होता है एसी जो कि होता है अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग। तो अल्टरनेटिंग नेचर का क्या मतलब है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, वैल्यू चेंजेस एट ईच टाइम, ठीक है, एट ईच टाइम इंटरवल, मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम पे बदलती रहती है, ऐसे आप समझ लो। तो ठीक है, तो ये दो टाइप के हो गए। हालांकि अल्टरनेटिंग करंट का जो नेचर होता है वो तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो हमारे घरों पे आता है वो क्या होता है, साइनोसोडल नेचर होता है। क्या होता है, साइनोसोडल, ऐसे करके चलती है। और डीसी सप्लाई कैसे, देखो ये एसी का सिंबल मैंने एसी का वेव फॉर्म बना दिया, और ये क्या है, डीसी का है, ठीक है। तो डीसी मैंने बोला ना कांस्टेंट होती है, तो ये पर्टिकुलर टाइम है, और अगर ये हम इसको करंट मान लें तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, है ना, एक ही बनी रहेगी। और एसी का क्या है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज होती है, ये टाइम है और ये करंट है। तो देखो करंट कैसे बदल रही है टाइम के साथ, तो ये एसी हो गया और ये क्या हो गया, डीसी हो गया, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं
देखिए ये है नेक्स्ट टॉपिक आपका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये देखिए बहुत ही आसान है, आपको बहुत ज़्यादा डीप में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जानते थे क्या, चार्ज जानते हो। ठीक है, आप चार्ज जानते हो, मतलब आप आवेश को पहले से समझ रखे हो। ठीक है, तो आपको पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक कौन होता है, धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, जैसे कि आपको पता है, पहले से भी पता है कि एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आकर्षण करने की एक कोई पर्टिकुलर रेंज होगी, है ना, कोई एक ऐसी मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट तक करता हो सकता है, इन्फिनाइट तक भी अपने आप को ये खींचने की, मतलब दूसरे चार्ज को खींचने की कोशिश करता हो अगर नेगेटिव चार्ज है। मतलब ऐसे समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आने की कोशिश करेगा। क्यों, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, इसके प्रेजेंट होने की वजह से ये चार्ज इधर आने की कोशिश करेगा। मीनिंग क्या हुआ इसका, इसका मीनिंग तो ये हुआ ना कि इस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये कितने रेंज तक खींच पाएगा और कितना फोर्स लगाएगा, इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहने का मतलब ये है, जैसे आप यहीं पे देख रहे हो कि क्षेत्र इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, तो इसका मतलब हुआ आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र। ठीक है, इन आवेशों के चारों तरफ का वह क्षेत्र। चलिए परिभाषा बता देता हूँ, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज के चारों तरफ इसके सराउंडिंग में पूरा का पूरा वो टोटल एरिया जहाँ जहाँ तक ये क्या कर सकता है, फोर्स किसी पे अप्लाई कर सकता है, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या मैंने बता दिया आपको, डेफिनेशन बता दिया। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, देखो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एक, लेकिन उसको छोड़िए, आप समझिए कि ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो लाइंस क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक लाइनें होती हैं। ठीक है, काल्पनिक लाइन होती है, रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं, जिनको क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, और वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ चलती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये देखो मैंने बना दिया आपके लिए ये। ठीक है, ये ऐसे करके इसकी डायरेक्शन ध्यान से समझ लीजिए। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो किधर से किधर चलती हैं, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे अभी मैं आपसे बोलूँ कि एक धनात्मक आवेश है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इससे रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से जाएंगी। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए हम कहीं एक केवल इकलौता एक निगेटिव चार्ज है, तो उससे चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि कितनी, तो अगर हम आपको काउंटिंग बताएं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, तो वो डिपेंड करता है कि इसका मान कितना है। ठीक है, अगर इसका मान ज़्यादा होगा तो ये लाइनें ज़्यादा होंगी, अगर इसका मान कम होगा तो लाइनें कम होगी। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, मान लो एक Q1 चार्ज है। ठीक है, इसमें मैंने 2 लाइन ऐसे दिखाई माइनस, और एक Q2 चार्ज है, इसमें मैंने 4 लाइन ऐसे करके दिखा दी। ठीक, कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q2 है ये डबल है Q1 का। ठीक, मतलब जो Q2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ Q1 है। ठीक, मतलब आवेश का मान डबल हो गया तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी डबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काल्पनिक लाइनें क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, रेखाएं ये काल्पनिक लाइनें हैं। ठीक है, ये क्या निरूपित करती हैं, ये बताती हैं कि अगर हम इसके आसपास सराउंडिंग में कोई भी आवेश रख देंगे, मान लो एक छोटा सा नन्हा मुन्ना चार्ज यहाँ रख दिए, तो ये इधर की तरफ खींचने लगेगा। ठीक, ध्यान रखोगे, तो ये वैद्युत बल रेखाएं भी इसलिए इसको कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक, अच्छा
इसीलिए इसीलिए वैद्युत क्षेत्र को, ठीक है, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, ये सदिश राशि है। ध्यान रखोगे, नोट डाल के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, नोट डाल के लिख दे रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई से निरूपित करते हैं। ध्यान रखना, इसको ई से निरूपित करते हैं, आगे चल के इसमें आएगा, हालांकि इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र एक तरीके की क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता चला वेक्टर क्वांटिटी है, ये बल रेखाएं ही इसकी वेक्टर क्या कहते हैं, चीज़ों को बताती हैं, ठीक है। ये जो बल रेखाएं हैं इसी की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जैसे मैंने कहा अगर कोई एक धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश से बाहर जाती हुई क्या होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती होंगी तो आपने डायरेक्शन डिसाइड कर दिया, तो वैद्युत क्षेत्र एक तरीके का क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, मतलब इसकी दिशा होगी, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ मान होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक, समझ गए। तो ये है आपके लिए वैद्युत क्षेत्र, ठीक। चलिए इतना ही आप समझिए, हालांकि और भी है, फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं समझना है अभी, ठीक। चलिए आते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आसान सी चीज़ है, अगर आप वैद्युत क्षेत्र समझ गए, आवेश से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समझ गए, तो अब आपको इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि इसमें दो टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले वैद्युत विभव पढ़ेंगे, ठीक है। वैद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखते हैं, ठीक है, वैद्युत विभव, ठीक है। तो देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, समझ लीजिए, एक तरीके का ये कार्य है, ठीक है। कैसा कार्य है, जैसे आपको पहले मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, फिर परिभाषा बताता हूँ। मान लीजिए, अभी मैंने पीछे वाले स्लाइड में ही आपको बताया, मान लीजिए ये धनात्मक आवेश है, तो क्या होगा, दूर तक इसकी क्या होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके फैली होंगी, ठीक है। चलिए ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके दूर तक फैली होंगी, ये सब इस तरह चारों तरफ होंगी, ठीक है। मैं सारी नहीं बना रहा हूँ, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए कहीं से भी आप छोटा सा चार्ज जिसका खुद का अपना कोई ज़्यादा अस्तित्व तो नहीं है, मतलब इसकी कोई बहुत बड़ी रेंज फील्ड नहीं है, बहुत छोटा सा है, ठीक है, टेस्ट चार्ज जिसको बोला जाता है, इस चार्ज को हम लोग दूर से कहीं वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, मान लीजिए यहाँ तक इसको लेके आते हैं, ठीक। ध्यान रखोगे, मान लीजिए इस चार्ज को यहाँ से लाते हुए इसको यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक, यहाँ तक, तो यहाँ तक लाते हैं, तो देखिए होगा क्या, अगर ये धनात्मक है और हम इसको भी मान लेते हैं कि ये धनात्मक आवेश है, तो इसका मतलब ये आने नहीं देगा। भाई धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है, दूर भगाने की कोशिश करता है। तो अगर दूर भगाने की कोशिश करता है, तो अगर हम उसके अगेंस्ट में लाना चाहते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ हमें खुद को कार्य करना पड़ेगा या किसी बाहरी चीज़ को कार्य करनी पड़ेगी। तो कार्य हुआ इसका मतलब, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मतलब ये क्या है, वैद्युत विभव का अगर आपको परिभाषित करना हो तो आपको कैसे समझना है कि वैद्युत विभव किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक स्थान क्या, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में, ठीक है, जो वर्क डन हुआ है, जो कार्य हुआ है, ठीक है, वही क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वही क्या है, वैद्युत विभव है, ठीक है। चलिए तो वैद्युत विभव को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, वैद्युत विभव एक प्रकार का कार्य है जो किसी आवेश को, मतलब जो किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक किसी स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, समझ गए। चलिए तो वैद्युत विभव को कैसे डिफाइन करोगे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धनावेशित टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज का क्या मतलब हुआ, बहुत छोटा सा है, ठीक है, टेस्ट चार्ज को मतलब या तो ये कह लीजिए एक छोटा सा है ना, एक बहुत ही एकांक मान का आवेश, ठीक है, टेस्ट एकांक मान का, ऐसे समझ लो, एकांक मान का आवेश लाने में किया गया कार्य है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धन आवेशित टेस्ट आवेश लाने में, मतलब टेस्ट छोड़ो, ठीक है, आवेशित एकांक मान का आवेशित आवेश लाने में, ठीक है, एकांक मान का आवेश
एकांक मान का आवेश, ठीक है, आवेश लाने में किया गया कार्य है क्या, वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। चलिए तो अभी आपको अगर मैं बोलूं कि इफ, यदि, ठीक है, W इज वर्क डन एंड Q is the charge due to which electric field is created, ठीक है, मतलब जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, created, then तब क्या होगा, जो V होगा मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होगा, जो V होगा ये हो जाएगा आपका W/Q। ध्यान रखना ये Q कौन सा है, ये वाला Q नहीं है, ये Q है जिसके द्वारा क्या बनाया गया है, वैद्युत क्षेत्र जिसके द्वारा बना हुआ है वो आवेश है, ठीक है। इस आवेश का भी महत्व है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि अगर इस आवेश की कोई मान का मतलब नहीं है तो फिर क्या हुआ, तो नहीं, तो इसका है मतलब, लेकिन अभी वो फॉर्मूले मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इस वजह से आपको बहुत पूरी बातें नहीं समझ आनी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। आपको केवल ये समझना है कि V = W/Q होता है, और ये जो Q है वो कौन सा Q है, जो कि वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर रहा है, जिस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आप लाने की बात कर रहे हो वो छोटे से चार्ज को, उस वाले आवेश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जहाँ पे W क्या है, कार्य है, जो कार्य किया गया, ठीक है। आवेश क्या है, मतलब ये आवेश है जो क्षेत्र स्थापित कर रहा है, स्थापित करने वाला, लिख दे रहा हूँ मैं जिससे आपको ध्यान रहे कि मैं किस आवेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और V क्या है, वैद्युत विभव है, ठीक है, वैद्युत विभव है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, ध्यान रखो इसको। तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चलिए आगे वाली स्लाइड जो लेते हैं हम लोग, तो आगे ये आपको मैं बताता हूँ कि इससे रिलेटेड और पॉइंट्स क्या हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए था तो वैसे ही आपको इसके लिए भी है, ठीक। चलिए तो आइए देखते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले चलो मैं बता देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पीछे अभी एक टॉपिक और रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, मतलब वैद्युत विभव पढ़ा, अब वैद्युत विभव डिफरेंस मतलब हम लोग अंतर, विभवांतर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर, ठीक है। तो चलिए तो आपको समझना है कि विभवांतर क्या है। फिलहाल जैसे आपको मैंने कहा, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पे लाने में, ठीक है, लाने में आवेश को जो कार्य हुआ वो क्या है, वैद्युत विभव है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में, ठीक है, किसको लाने में, आवेश को लाने में, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे आप समझो, मान लिया कि इस पर्टिकुलर हर जगह पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और एक छोटा सा चार्ज हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लाते हैं, मतलब ये मान लिया कि ये बिंदु A है और यहाँ से हम लोग इसको लाना शुरू किए और बिंदु B तक ले आए, तो बिंदु A पर कुछ विभव रहा होगा पहले से, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही ये बिंदु भी है और ये वाला बिंदु भी है, ठीक है, दोनों बिंदु जो है वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही है, B भी और A भी, ये दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही है, मैं मान के चल रहा हूँ, आप भी समझिए। तो ये आवेश, जो छोटा सा चार्ज है, जो छोटा सा आवेश, अगर हम लोग उसको यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे तो जो भी कार्य होगा, ठीक है, जो भी कार्य होगा वो इनके दोनों के, भाई देखो पहले तो आप ये समझ लो कि दोनों पे कुछ ना कुछ विभव होगा, क्योंकि ये भी वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ मान लेते हैं VA है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ विभव होगा तो वो मान लेते हैं VB है, ठीक है। तो जो विभवांतर है वो इन दोनों बिंदुओं के, इन्हीं दोनों के विभवों का अंतर है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप या तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे डिफाइन कैसे करोगे बताओ, डिफाइन ऐसे करोगे कि एक बिंदु से दूसरे वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी धनावेशित टेस्ट चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य है, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक, एक छोटे से चार्ज को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, वैद्युत विभव का अंतर है, ठीक है,
तो चलिए, अब अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी आप शो करोगे, वी ए माइनस वी बी, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, मतलब अच्छा डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू ए बी बोलेंगे हम लोग, डब्ल्यू ए बी का मतलब वो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। और आवेश कौन सा, आवेश वो जिसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है, ठीक है, तो वो क्यू है। और ये क्या है, ये क्यू नॉट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्यू वो वाला क्यू नहीं है, ये क्यू वो है जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये विभवों का अंतर कहलाएगा, ठीक। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। चलिए अब छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते हैं हम लोग, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है, तो आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर अब हम लोग अगर बोलें यूनिट क्या है, तो यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। अच्छा, वोल्ट को कैसे शो करते हैं, वी से आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपको यूनिट पता चल गई, क्वांटिटी क्या है ये पता चल गई। तीसरी चीज़, कैसे मेज़र करते हैं, तो मेज़रमेंट देखेंगे हम लोग। तो मेज़रमेंट के लिए देखो, मेज़रमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर का सिंबल भी आपको बता देता हूँ, वोल्ट मीटर सिंबल ये होता है। फिर उसी तरह जैसे कि दो तरीके के होते हैं, आपको मैंने पिछली बार भी बताया मीटर केस में। अगर इसको हम लोग ऐसे करके बना देंगे तो ये क्या है, सॉरी, ये आपको क्या मेज़र करेगा, ये डीसी मेज़र करेगा, ठीक है, समझ गए। ये आपको डीसी वैल्यूज़ को बताएगा, अब जैसे कि पीएमएमसी बताता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि नहीं, हमने सिंबल बनाया वी और ऐसे करके, ठीक है, तो ये आपको एसी मेज़र करके बताएगा, ठीक। तो एसी वोल्ट मीटर और डीसी वोल्ट मीटर, और कैसे प्रिंसिपल होते हैं वो मैं आपको पिछले स्लाइड में बताया हूँ। पीएमएमसी, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप, मूविंग आयरन टाइप और इंडक्शन टाइप। इंडक्शन क्या करता है, केवल एसी मेज़र करता है, और पीएमएमसी क्या मेज़र करता है, डीसी केवल मेज़र करता है, और इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप और एमआई टाइप, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एसी और डीसी दोनों मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। किस चीज़ का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वोल्टेज मेज़र करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए, ठीक है, वोल्ट मीटर का आप यूज़ करते हो, ठीक है। सिंबल ये हो गया, दोनों के अलग अलग सिंबल्स ये हो गए, ठीक, ध्यान रखोगे। चलो अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि इसका सोर्स क्या होता है, किसका, वोल्टेज का सोर्स, ठीक है। तो वोल्टेज, अगर सोर्स की बात करूँ मैं, ठीक है, वोल्टेज सोर्स की बात करूँ, तो ध्यान रखना वोल्टेज सोर्स में सबसे पहले आप डीसी सोर्स की बात करो, सेल, ठीक है। दूसरी चीज़, सेल का कॉम्बिनेशन आप बात करोगे तो बोलोगे बैटरी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एसी सोर्स की बात करोगे तो क्या बोलोगे, एसी जनरेटर, ठीक है, अल्टरनेटर, एसी जनरेटर। घरों में लगे होते हैं, एसी जनरेटर से ही आप बिजली पाते हो, ठीक है। उसके अलावा पावर प्लांट से जो मिलते हैं वहाँ अल्टरनेटर ही लगे होते हैं, एसी जनरेटर्स होते हैं। डीसी जनरेटर भी होते हैं, जो डायनमो होता है वो डीसी जनरेटर ही होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या क्या है, ये सेल, बैटरी और एसी जनरेटर, ये सब क्या है, ये सब वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है, वोल्टेज जनरेट करने वाले जरिया हैं, ठीक है, सोर्सेज हैं, ठीक। चलिए, तो कैसे हो गया ये, मतलब आपका सेल, बैटरी और सिंबल भी बता देता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, ये ऐसे करके मैंने बनाया, इधर प्लस इधर माइनस, ये क्या शो करता है, सेल को, ठीक। इसी तरीके से मैंने कहा ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, बैटरी, ठीक है। तो देखो ये, ठीक है, ऐसे करके प्लस 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 ऐसे, तो ये हो गया ग्रुप ऑफ सेल, तो ये हो गया बैटरी, ठीक है। इसी तरीके से एसी जनरेटर को कैसे शो करते हैं, ऐसे गोला बना, ये मतलब ये करके ऐसे अल्टरनेटिंग सिंबल यूज़ करते, तो ये क्या है, एसी सोर्स है, एसी सोर्स है, और ये शो किसको करता है, एसी जनरेटर शो करता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको वोल्ट मीटर से, मतलब सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड या वैद्युत विभव से रिलेटेड ये पूरे के पूरे पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। पहली चीज़ स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट वोल्ट होती है, मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। और इसके जो सोर्सेज होते हैं वो सेल, बैटरी या एसी जनरेटर होते हैं। जो मेज़र करते हैं वो देखो इस तरीके से वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, डीसी के लिए ये सिंबल है, एसी के लिए ये सिंबल है, ठीक। इसी तरीके से सेल का ये सिंबल है, बैटरी का ये सिंबल है और एसी सोर्स का ये सिंबल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और देखिए ये टॉपिक है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। तो फिर से वही चीज़, स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो समझेंगे, ठीक है। मतलब ओम्स लॉ में क्या बोला गया, बेसिकली ओम्स एक साइंटिस्ट थे। देखो आप लोगों के लिए मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, ठीक है। ये वोल्ट किसकी यूनिट है, वोल्ट बताइए किसकी यूनिट है, और एम्पियर किसकी यूनिट है, ये है करंट की, ये है वोल्टेज की, और ये ओम क्या है, अभी एक नया थर्ड कोई
फिजिकल क्वांटिटी आने वाली है जो आपको मैं बताऊंगा, देखो कैसे ये खींच रहा है ना, जाने नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। वैसे आप लोग लगता है समझ चुके हैं, है ना, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि क्या है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ओम्स लॉ में बोलते हैं हम लोग, इफ़ ऑल द फिजिकल कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर एंड ऑल द फिजिकल कंडीशंस टेकिंग कांस्टेंट, अगर हम लोग फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर वगैरह मतलब सब कुछ कांस्टेंट मान के चलें, तो किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट है जो फ्लो होने वाली, वो केवल और केवल वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। आप करंट भी समझ गए, वोल्टेज भी समझ गए, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरे क्या कहने का मतलब है। मैंने ये कहा, मान लीजिए आपके पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है, फिर वही कंडक्टर आप ले लो चाहो तो, जो कॉपर कंडक्टर अभी ऊपर मैंने स्लाइड में बताया था आपको। तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है, ठीक। तो इनका कहना है कि जो भी इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होने वाली है, वो केवल और केवल यहाँ के विभवों के अंतर पर ही डिपेंड करेगा, मतलब केवल विभवों पर ही निर्भर करेगा, विभव पर ही निर्भर करेगा, और किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा कि ये कंडक्टर मोटा है, पतला है, किस टाइप का है। लेकिन कब, जब कोई भी फिजिकल कंडीशन, मतलब जैसे टेम्परेचर ना चेंज हो, ठीक है, और प्रेशर ना चेंज हो, इसके सराउंडिंग में कुछ एयर है तो एयर ही रहे, मतलब वैसे ही एज इट इज़ ये कंडक्टर जहाँ रखा हुआ है वहीं रखा रहे, तब, ठीक है, तब ओम्स लॉ बोलते, मतलब ओम्स बोलते हैं कि ये जो करंट फ्लो हो रही है, ये केवल और केवल इन दोनों के विभवों के अंतर पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, इफ all the physical condition taken constant taken constant taken constant taken constant then the current, ठीक है, the current flow in a conductor in a conductor in a conductor मतलब यही जो कंडक्टर आपने बनाया, in a conductor is directly, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज हमें किसको बोल देते हैं, वोल्टेज बोल देते हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। चलिए अभी अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है आपको, और शॉर्ट में बढ़िया ढंग से मैं बताता हूँ, देखो आई प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल ये जो मैंने लिख रखा है इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, आई प्रोपोर्शनल टू वी, वी क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा, वी को ही आप यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो v का क्या मतलब है, v इज़ बेसिकली वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी को ही हम लोग v बोलते हैं। तो i प्रोपोर्शनल टू v, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये फिजिक्स का नियम है, ठीक है, भौतिक विज्ञान का नियम है कि प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखो क्या लगाते हैं, v डिवाइडेड बाई r, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1/r आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। इसी चीज़ को अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल्स टू, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा IR, ठीक है। तो v इक्वल्स टू IR, तो ये बेसिकली क्या शो करता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, अच्छा आपको लगता होगा कि सर जब ऐसे ही बनाना था तो v प्रोपोर्शनल टू I कर देते, लेकिन v प्रोपोर्शनल टू I डिफिनीशन में नहीं बोला गया है, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि I डिपेंड्स ऑन v, v पे करंट डिपेंड कर रही है, ना कि वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखना दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है तो इसमें से बोला गया है कि जो इसके अंदर ऑल द फिजिकल कंडीशन टेकिंग कांस्टेंट, अगर हम लोग सभी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट मान ले। अच्छा, फिजिकल कंडीशन होती क्या है, इसमें आता है टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर और सराउंडिंग जो भी है इसका, ठीक है, जो भी इसका सराउंडिंग है, ठीक, वो चीज़ें हैं, वो उसमें कुछ भी बदलाव ना हो, ठीक है, एयर है तो एयर ही रह जाए। तो ऑल द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, मतलब अगर ये सब चीज़ें कांस्टेंट रखें तो जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रही, किसके अंदर, ये जो करंट फ्लो हो रही किसी कंडक्टर में, वो किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, वी ए माइनस वी बी पे डिपेंड करेगा। तो इस वजह से हम लोग आई प्रोपोर्शनल टू वी लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और ढंग से साफ करके लिख देता हूँ मैं, आई इक्वल्स टू वी बाई आर हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब आप v जानते ही हो क्या है, वोल्टेज है,
आई जानते हो करंट है, इसकी यूनिट भी जानते हो एम्पियर है, ये देखो एम्पियर मैंने शो कर रखा है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज शो कर रखा है, और ये रेजिस्टेंस आर है। ध्यान रखना ये क्या है, रेजिस्टेंस, क्या है ये, प्रतिरोध, ठीक है, ये प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का मीनिंग ही आप अच्छे से समझ गए, हिंदी में मैंने बोल दिया तो प्रतिरोध, देखो ये ओम्स, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट भी चलो समझ लो, तब समझ में आएगा। OHM, इन्होंने साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ही अपनी यूनिट नाम रख लिया, यूनिट बना दिया इसको, और इसको ऐसे सिंबल देखो वो करते हैं, और अच्छे से मैं इसको कर देता हूँ। देखो ओम को कैसे वो करते हैं, ये एक्चुअल में ओम का सिंबल ये है, ठीक है, ओम, ठीक है। ऐसे करके ये आपको रेजिस्टेंस की यूनिट समझनी है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई, ठीक। अब आपको इस फिगर में मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज करंट को मतलब वोल्टेज, देखो अभी मैंने पीछे बताया था जब वोल्टेज लगाओगे तभी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मतलब तभी करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब हुआ वोल्टेज, देखो यहाँ पे पैर लगा के ये धक्का मार रहा है इसमें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो कर रही है, ठीक, करंट फ्लो कर रही है। लेकिन मटेरियल में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, मटेरियल में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से करंट का अपोजिशन होगा, ठीक है, करंट को जो है अवरोध उत्पन्न करेगा, तो उसी अवरोध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। ये जो ओम, ये देखो ये जो है भाई साहब कार्टून, ये देखो रस्सी लगा के इसको बांध रहे हैं, इस चैनल को कम कर दे रहे हैं, वैसे तो ऐसे होना चाहिए तो आराम से ये फ्लो करती, ठीक है, लेकिन ये कम कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि करंट को जाने में ये रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब आर हैं, और ये हैं आई, और ये हैं वी, ठीक। तो वोल्टेज करंट को पुशअप करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई जाओ जाओ, और ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वो इसको जाने नहीं दे रहा है। तो एक तरीके से जो प्रतिरोध है वो धारा को जाने नहीं देगा, वो इलेक्ट्रिक करंट को बहने से रोकेगा, ठीक है। तो अच्छा ये डिपेंड करता है कि अलग अलग मटेरियल्स पे, जैसा मटेरियल होगा वैसे होगा, ठीक है। अभी भी मैंने बताया था आपको कुछ मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, तो अच्छे, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम ऑफर होता होगा। कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट जाने ही नहीं देते। अब लकड़ी है, जैसे मान लो लकड़ी में करंट फ्लो ही नहीं होगी, सूखी लकड़ी हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वही वाला प्रतिरोध है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वोल्टेज है, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, ये है ये करंट है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस अभी मैंने बताया ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध बोलते हैं इसको हम लोग, इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है, ओम, ठीक। तो ओम इसकी यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए तो अब देखिए इसमें आपको समझ में आ गया ये चीज़ें ओम्स लॉ में, ठीक। समझना ये है कि जो आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा, हालांकि रेजिस्टेंस अभी आगे फिर से एक बार हम लोग पढ़ेंगे जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी एरिया पे, लेंथ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस को अभी हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का अवरोध है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे पदार्थों का वह गुण जिसके कारण धारा के प्रवाह में अवरोध, ठीक है, अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। अच्छा चलो अगर मैं मान लो एक छोटा सा फॉर्मूला आपके लिए लिख दूं तो परेशान मत होना, ठीक है। मान लो आर है, ये आर इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे चल के इसको मैं बताऊंगा अभी ढंग से। फिलहाल यहाँ पे ये प्रतिरोध है, ये आप जानते हो, ये है रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये प्रतिरोधकता है, ठीक है, प्रतिरोधकता, ठीक है, ये प्रतिरोधकता है। ये है लंबाई, किसकी लंबाई, चालक की, ठीक है, लंबाई है, ठीक है, याद रखोगे ये लंबाई है। और ये क्या है, चालक का एरिया, और कौन सा वाला एरिया, देखो जैसे मान लीजिए ये चालक है, इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ना कि ये पूरे एरिया की, ठीक है, हम इन एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, एरिया, ये है इसकी लंबाई, और जो इसके अंदर की प्रॉपर्टी, अपने अंदर की खुद का गुण है क्या, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता भी मैं बताऊंगा आगे चल के, ये याद रखना है। तो ये फॉर्मूला है एक तरीके से आपका ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, छोटा सा फॉर्मूला है, आगे चल के और ढंग से बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी शॉर्ट में आपको यही समझना है, ठीक है। आपने यूनिट समझ लिया कि यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है ओम, ठीक है, ये ओम सिंबल ऐसे करके, ठीक। और ये अच्छा अब आप ध्यान से देखो ये किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे, ठीक है, क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के लंबाई पर, ठीक है, और चालक
जिस धातु का, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसकी प्रतिरोधकता पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध। ठीक, चलो आर से जनरली शो करते हैं या फिर स्मॉल आर से शो करते हैं इसको हम लोग। अगर हम लोग इसके सिंबल की बात करें तो देखो ये आर का ऐसे ऐसे बनाते हैं हम लोग प्रतिरोध। ठीक है, अभी कोडिंग वोडिंग भी है इसमें, कैसे प्रतिरोध बनाए जाते हैं कार्बन से, क्ले से, मिट्टी से, वो सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा, लेकिन वो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं है। ये ओम्स लॉ से रिलेटेड जितनी थी बातें वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज़ यहाँ छोटा सा और बता देता हूँ कि जैसे आपको पता चल गया यहाँ पे कि इसका मतलब प्रतिरोध चालक के लंबाई पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, इसी तरीके से प्रतिरोधकता पे डिपेंड करता है। तो प्रतिरोधकता भी किसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि नहीं? तो हाँ जी हाँ, ताप पे। प्रतिरोधकता ताप पर डिपेंड करती है। ठीक है, ताप मीन्स टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर प्रतिरोधकता बढ़ घट सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल है। तो अगर ये ताप में अंतर आया तो इस मतलब ये प्रतिरोध में अंतर आ जाएगा। अच्छा, और प्रतिरोध में अंतर आएगा तो ध्यान से सुन लो कि V इक्वल्स टू आई आर, जो भी हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा था ओम्स लॉ में, तब R की वैल्यू बदल जाएगी। तब ये लॉ सही नहीं साबित होगा। I प्रोपोर्शनल टू जो V बोलते हैं हम लोग, तब फिर वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो धारा प्रवाहित हो रही है वो ना केवल वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है बल्कि ये प्रतिरोध पे भी डिपेंड करने लगेगी। कब? जब टेम्परेचर भी बदलने लगेगा। इसीलिए उस परिभाषा में हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि अगर टेम्परेचर वगैरह सब क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब जाके I प्रोपोर्शनल टू V सही होगा, अदरवाइज R पे भी डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो आगे एक और अच्छा सा टॉपिक है। देखो प्रतिरोधकता, मतलब अभी देखो प्रतिरोधकता की बात कर रहे थे हम लोग, तो वही प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कुछ पदार्थों के वैद्युतीय गुण। ठीक है, कुछ पदार्थों के वैद्युतीय गुण, और यहाँ पे कुछ गलत हो गया, पदार्थों के कुछ वैद्युतीय गुण। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पदार्थों की। पहला देखो क्या है, पहला बोला गया है प्रतिरोधकता। ठीक, अभी अभी मैंने बताया कि प्रतिरोधकता क्या है एक्चुअल में। चलो पहले समझ लेते हैं इसको। अच्छा देखो, पहला ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका जस्ट अपोजिट होगा, अभी आगे चल के बताता हूँ मैं। तीसरा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़ें आपको, ये बार बार ये काम आएगी आपको। ठीक है, चौथा देखो है ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब परावैद्युत सामर्थ्य, ये क्या होता है, नया थोड़ा सा अभी आपके लिए टर्म्स, ये भी बताता हूँ मैं आपको। और पांचवा है आपको थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये भी नया है आपके लिए, ये भी मैं बता देता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं वो ये हैं, मतलब एक तरीके से जो वैद्युत प्रॉपर्टीज़, जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग मटेरियल की पढ़ने चल रहे हैं, वो यही 4-5 हम लोग पढ़ेंगे। हैं और भी, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट जो है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2-3 और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप बुक ओपन करोगे तो बहुत प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अगर जब आप इसको समझ जाओगे तो लगभग सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो पहले हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी। तो देखो रजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी। ठीक है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी मतलब पदार्थों का वह गुण जिसके कारण यह धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने रेजिस्टेंस भी बोला था, लेकिन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस लगभग सिमिलर है, हालांकि सेम नहीं बोलोगे आप। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लंबाई पे, एरिया पे, लेकिन इसका संबंध केवल मटेरियल के नेचर पे है। ठीक है, कि कौन सा मटेरियल है उस बेसिस पर रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट डिसाइड हो जाएगी, और ये बदलेगी कब, जब ताप वगैरह बदलेगा तो बदल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज ये कांस्टेंट ही रहती है मटेरियल के लिए। ठीक, देखो अभी मैंने ये लिस्टिंग की है आपके लिए, ये भी मैं बताऊंगा। तो रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल अपोजेज, ठीक है, अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट इन इट, अपने अंदर करंट को फ्लो होने से रोकती है। ठीक है, इन इट। ठीक, याद रखना ये चीज़ें। अच्छा, कैसे रेजिस्टिविटी को कैसे शो करते हैं, आपने देखा ही ऐसे, ये रो सिंबल है। ठीक है, ये रो सिंबल है। ठीक है, ये रो बोलते हैं इसको हम लोग, रो, याद रखना, रो बोलते हैं इसको हम लोग, इसको रो कहते हैं। ठीक है, रो से शो करते हैं। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, जैसे आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो चलो उसी पीछे वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, वहां से आपको मैं बताता हूं कि इसकी यूनिट क्या होती है। आपने पढ़ा अभी जस्ट पीछे वाले उस पर, रो L/A,
ठीक। तो अगर रो को एक तरफ कर लें इससे हम लोग, तो देखो क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू A बाई एल इंटू आर। तो तीनों की ज़रा यूनिट लिखो। तो एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होगी मतलब लंबाई की यूनिट होगी मीटर, और प्रतिरोध की क्या होगी, ओम। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया मान लो। तो क्या बचा, इंपॉर्टेंट क्या बचा बताओ, ये बचा मीटर और ओम। तो ओम मीटर बेसिकली हम लोग बोलते हैं ओम मीटर, ठीक, ओम मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट हो गई, ओम मीटर। ध्यान रखोगे, यूनिट हो गई रेजिस्टिविटी, ये सिंबल है ओम मीटर, ठीक। ये देखो यहाँ पे भी लिख रखा है रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ठीक। चलो तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो इस पे स्पेस नहीं है, मैं एक और नई स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको कंडक्टिविटी बता देता हूँ। हालांकि कंडक्टिविटी चलो यहीं बता देते हैं, यहीं बता देते हैं आपको कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ क्या होती है कंडक्टिविटी, और कोई कलर ले लेते हैं, हाँ चलो ये आपने समझ लिया रेजिस्टिविटी। अब आप समझो कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी, ठीक है। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, जस्ट इसका अपोजिट। आप अपोजिट मैंने बोल दिया तो आप यही समझ लो कि रियल में ये एकदम बिल्कुल अपोजिट है। जैसे अगर कोई, जैसे द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच द मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन इट, मतलब करंट का अपोजिशन हो जिस प्रॉपर्टी की वजह से, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो इसका मतलब जिस जो अलाउ करे करंट फ्लो होने के लिए, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करें, ठीक। तो वो कंडक्टिविटी होती है। बहुत सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, मतलब यही है एक तरीके से अपोजिट इसका। तो देखो अपोजिट बोल रहे हैं हम लोग तो अपोजिट लिखते हैं। देखो कैसे अपोजिट, इसको कैसे शो करते हैं, पहले ध्यान से सुन लो, इसको कैसे शो करते हैं। तो इसको हम लोग शो करते हैं सिग्मा से, ध्यान रखना, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन रो। क्यों 1 अपॉन रो, मैंने बोला ना अपोजिट होता है, एकदम रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होता है। तो अब इसी तरह अगर मैं यूनिट के लिए भी बात करूं तो देखो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट भी अपोजिट हुई बोली जाएगी। 1 अपॉन रो का मतलब हुआ 1 अपॉन ओम मीटर। तो अगर मैं यूनिट बोलूँ तो इसको अपोजिट जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ओम को अपोजिट करोगे ओम इनवर्स, ठीक है, मीटर को अपोजिट करोगे मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को हम लोग ये भी बोल दे, देखो यहाँ पे तो फिलहाल ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में ही बोलोगे। ओम इनवर्स को महो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिंबल को हम लोग महो भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये ओम नहीं बोल रहा हूँ, महो बोल रहा हूँ, महो, ठीक है। और मीटर इनवर्स, और इसी सिंबल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, महो को देखो जैसे ये ऐसे बना तो ये उल्टा बना दोगे आप, ठीक है। तो मीटर इनवर्स, तो ये भी आप लोगों को कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये और ये, ठीक है, सॉरी ये और ये, ठीक, मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट है इसकी, या फिर महो, ये हो गया, ठीक है। कभी कभी हम लोग महो पर मीटर भी बोलते हैं, ठीक है, महो पर मीटर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि हर एक मटेरियल का होता कितना है। तो सबसे पहले आप एल्युमिनियम ले लो, आपको पता है एल्युमिनियम में करंट फ्लो होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी ये होती है और कंडक्टिविटी ये होती है। कुछ के याद रखना है, सारे नहीं याद रखने हैं आपको। पहला, दूसरा कॉपर याद कर लो आप, तीसरा सिल्वर याद कर लो। आपको मालूम होना चाहिए सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें सबसे अच्छी करंट फ्लो हो सकती है, ध्यान रखना इस बात को। फिर गोल्ड होता है, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर होता है, और फिर उसके बाद आपका एल्युमिनियम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। लेकिन ये जितने भी मटेरियल हैं अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो ये मटेरियल तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए कि ये मटेरियल हैं क्या, ठीक है। तो ये हो गया 3rd 4th 5th 6th 7 8, तो 8 मटेरियल हैं आपके। 8 में देखो एल्युमिनियम है, आपको ये याद रखो, ठीक है, कॉपर याद रखो, गोल्ड से ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की, ठीक है। तो सिल्वर का देखो, सिल्वर में देखो आपको समझ में भी आ रहा होगा, इन सभी को देखो और इसमें देखो कि ये जो वैल्यू है वो आपको कितनी नज़र आ रही है, 6.2 × 10⁻7। इसमें से मैच कराओ और इसमें देखो कि सबसे ज़्यादा किसकी कंडक्टिविटी है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ तक की मैं बात करूँ, ये तो 10⁻4 10⁻5 है, ये तो कम है ही ऑलरेडी, लेकिन 10⁻7 वाले सिस्टम के हिसाब देखो तो देखो किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 6 इसकी है, 6.2 इसकी, सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है। फिर कौन सा, गोल्ड माना जाता है, हालांकि यहाँ पे कॉपर का ज़्यादा दे दिया, लेकिन गोल्ड है। फिर उसके बाद कॉपर का है, फिर एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो ये उसकी रेजिस्टिविटी है, ये याद रखिए आप सब,
ठीक है। जैसे देखिए एल्युमिनियम के हो गए 2.8। अब इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप देख रहे हो सामने है आपके, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बस वही है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो ये तीनों हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं बता देता, देखो टंगस्टन है कहाँ, बल्ब के फिलामेंट में यूज़ होता है, हीटिंग एलिमेंट में। इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है वो भी आगे चल के हम लोग समझेंगे। नाइक्रोम कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है नाइक्रोम, हीटर एलिमेंट्स में यूज़ होता है, जहाँ पे गर्म करना होता है ना कुछ चीज़। और कार्बन कहाँ यूज़ होता है, रेजिस्टेंस वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चार्ट हैं, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है हमेशा कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में आप देखिए क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस भी एक तरीके से आपको ये बताती है। आपको मैंने क्या बोला, एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा R इक्वल्स टू रो L बाई ए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने रो को डिफाइन किया कि ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी है। तो अगर ये रेजिस्टिविटी है, मैंने कहा ये तब तक नहीं बदलेगी जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर बदल जाए, इफ टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, अगर टेम्परेचर बदल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी है, ये भी चेंज हो सकती है, ये भी वैरी हो सकती है। ठीक है, ये भी बदल जाएगी। तो मीनिंग क्या है, कौन मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके लिए एक कोफिशिएंट बना दिया गया है जिसको अल्फ़ा से निरूपित करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं। देखो इस सिंबल को अल्फ़ा बोलते हैं, याद रखना, इसको अल्फ़ा बोलते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा सिंबल है ऐसे। ठीक है, ये अल्फ़ा सिंबल है। तो अल्फ़ा सिंबल से निरूपित करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ताप गुणांक क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ताप गुणांक, ताप गुणांक। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं, अल्फा से निरूपित करते हैं। यूनिट क्या होती है, अब अगर इसका मात्रक में हम लोग बोले कि मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है इसका ऐसे। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस कितना बदलेगा पर डिग्री सेल्सियस। अगर 1 डिग्री सेल्सियस से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो रेजिस्टेंस में कितना बदलाव आएगा, या रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा। देखो रेजिस्टिविटी में बदलाव आएगा तो रेजिस्टेंस में डायरेक्ट उसी तरह बदलाव आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी में कितना बदलाव आएगा, मतलब प्रतिरोधकता में कितना बदलाव आएगा, उसी को बताने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइंड की गई हैं। तो एक तरीके से देखिए, अब आप इसमें जब आप देखोगे तो समझ में आएगा। देखो जैसे ये मैग्नीन है, ठीक है, मैग्नीन है, ठीक है, याद रखना ये सब, ये मैग्नीन, कॉन्स्टेंटेन, नाइक्रोम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, एनल्ड कॉपर है ना, एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो ये इतने सारे मटेरियल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट ही हैं सभी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पहला वाला याद रखना है, मैग्नीन, और उससे उसी तरह आपको कॉन्स्टेंटेन याद रखना है। देखो आप इस पूरे के पूरे टेबल में देखोगे तो सबसे कम जो प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, सबसे कम जो प्रतिरोध बढ़ता है वो होता है मैग्नीन का। देखो 0.00002। ठीक है, तो पर डिग्री सेल्सियस अगर हम बात करें, पर डिग्री सेल्सियस केवल इतना ही प्रतिरोध में चेंज आएगा। ठीक, कॉन्स्टेंटेन आप देखोगे तो हो सकता है ज़्यादा, देखो 17, इससे ज़्यादा है। मतलब ये टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंटेन जो एलॉय है, जो धातु का जो एलॉय है, ये ज़्यादा ताप पर निर्भर करेगा। ठीक, इसी तरीके से नाइक्रोम और ज़्यादा निर्भर करेगा, तभी आप देखते हो कि गर्म हो जाता है। सिल्वर, ठीक है, सिल्वर भी उसी टाइप से है, ये भी डिपेंड करता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है अगर करंट ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर जाए तो। कॉपर का भी नियर अबाउट लगभग वैसे ही है, हालांकि उससे कम होती है। ठीक है, कॉपर का कम होता है। एनल्ड कॉपर, देखो कॉपर और एनल्ड कॉपर में क्या डिफरेंस है। कॉपर तो एक जनरल कॉपर ऐसे हो गया, कॉपर वायर, और एनल्ड कॉपर का मतलब हुआ कि इसको हम लोग थोड़ा हीट ट्रीटमेंट देते हैं। एनलिंग क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है। एनलिंग, देखो ये एनल्ड है ना, एनलिंग इज़ द प्रोसेस, एक तरीके का हीट ट्रीटमेंट है। मतलब हीट कर दोगे तो क्या होगा, इसकी डक्टिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये थोड़ा लचीलापन हो जाएगा और हार्डनेस कम हो जाएगी। तो आराम से इसको मोड़ सकते हो, ठीक है, किधर भी ले जा सकते हो, तो आराम से वायर बनाने के लिए काम आता है। तो उसका जो है देखो ताप गुणांक ये होता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट ये है कि ताप गुणांक से क्या समझ पाए। ताप गुणांक से आपको डायरेक्टली ये समझना है कि जो भी मटेरियल हैं उनका ताप अगर बदल जाए, उनके चारों तरफ का ताप बदल जाए, तो उनकी प्रतिरोधकता भी बदल जाती है। और प्रतिरोधकता अगर बदल जाती तो बदलने का क्या मतलब, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितने भी कंडक्टर होते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके ये सब कंडक्टर है, 7th पॉइंट तक आपके कंडक्टर हैं ये।
तो कंडक्टर का क्या होता है, अगर ताप बढ़ेगा तो इनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। क्यों, देखो ये सब पॉजिटिव हैं, ठीक। और आप देख लो यहाँ पे ये तीनों, ये सेमी कंडक्टर हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा। ये सेमी कंडक्टर अर्धचालक है, देखो इसमें निगेटिव है। कहने का मतलब निगेटिव का सेंस क्या हुआ, अगर आपका ताप बढ़ेगा तो इनकी प्रतिरोधकता घटने लगेगी। कहने का मतलब अगर इनका ताप बढ़ता है तो इसमें और ज़्यादा करंट फ्लो हो जाने लगती है। और इन सब कंडक्टर्स के लिए क्या हाल है, कंडक्टर्स में भाई रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी ही नहीं, करंट कम फ्लो होने लगेगी, और रुकाव पैदा होगा, और अवरोध पैदा हो जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से, ठीक। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ध्यान रखोगे। तो ये इस लिस्ट में ये जो चीज़ें हैं उसमें से इन दोनों का याद करो आप, सिल्वर का याद कर लो, कॉपर का याद कर लो, एनल्ड कॉपर का भी याद कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। देखो नाइक्रोम कहाँ यूज़ करते हो आपको पता है ना, एल्युमिनियम और एनल्ड एल्युमिनियम। एनल्ड एल्युमिनियम मेनली वाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखना आज के बाद, ठीक है। जहाँ वाइंडिंग जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, और तार भी है, तार जो मुलायम आती हैं जो किधर भी मोड़ सकते हो, वो सब एनल्ड कॉपर है, ठीक है। चलो तो ये चीज़ें हो गई आपकी। आगे देखते हैं एक और प्रॉपर्टी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को सबसे पहले ऐसे समझ लो आप कि जैसे मान लो कोई नॉन कंडक्टिंग टाइप का, कहने का मतलब जिसमें पहले धारा नहीं प्रवाहित हो रही थी, लेकिन अब इसमें या आप ऐसे समझो, ऐसे समझ लो कि कोई भी मटेरियल है कितना वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। जैसे आप समझो, जैसे ये एयर ही ले लेते हैं, एयर ले लेते हैं आप, ऐसे समझ लो एकदम इजी भाषा में, ये एयर है, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें इसकी बता दूं, इसकी यूनिट किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। एक तरीके की ये क्या है, मटेरियल की या फिर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की भी, ठीक है, ऐसी एबिलिटी है, ठीक है। ऐसे एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इसकी एक तरीके की ऐसी क्षमता है जो बर्दाश्त कर ले मैक्सिमम वोल्टेज को, कि कम से कम कितना वोल्टेज तक ये बर्दाश्त कर सकता है, जिससे अपनी ये प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रखे, ठीक है। तो जैसे समझो होता क्या है, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले गए तो एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो मटेरियल में करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है, मान लो पहले नहीं होती थी। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आप समझो एक तरीके से ये कुचालक पदार्थों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कुचालक पदार्थों के लिए यूज़ करते हैं। तो कुचालक पदार्थ में क्या हुआ, जैसे एयर है, पोर्सिलियन है, आप देखते हो ना ट्रांसफार्मर की जो बुश होती है पोर्सिलियन की होती है, ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, रबर हो गया, पेपर हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ग्लास माइका, ये सब कितने, ये सब देखो इसमें क्या मैंने लिख रखा है, सब ये क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। कहने का मतलब ये कुचालक पदार्थ हैं। तो कुचालक पदार्थों में धारा तो प्रवाहित होती नहीं है, तो धारा नहीं प्रवाहित होती है, लेकिन धारा नहीं प्रवाहित होगी ये कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये प्रवाहित होने लगती है तब जब वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाओ और इतना ज़्यादा कर दो कि ये ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। तो ब्रेकडाउन की जो लिमिट है, कहने का मतलब वोल्टेज सहने की जो क्षमता है इन सब कुचालक पदार्थों की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में भी याद रखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा चलो एयर के लिए बात करते हैं, सबसे पहले एयर के लिए बात करते हैं। एयर आपको पता है एयर में करंट फ्लो होती है, नहीं होती, लेकिन अब आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मान लिया ये जो बड़े बड़े जो टावर होते हैं, ठीक है, उसमें से बहुत ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई जाती है। जैसे मान लो 400 किलो वोल्ट की सप्लाई जा रही है, तो 400 किलो वोल्ट की सप्लाई जा रही है, तो देखो ये जो टावर होते हैं, ठीक है, इन टावर्स में जहाँ से भी ये वायर गई होती है उसके काफ़ी नीचे तक ये डेंजर साइन यहाँ लिखा रहता है कि इसके ऊपर मत जाना। इसका मीनिंग क्या है कि जो इसके सराउंडिंग में जो एयर है वो भी आयनाइज हो जाती है, वो उसमें भी करंट फ्लो हो सकती है। तो अगर आप मान लो बाय द वे यहाँ तक आ गए तो हो सकता है वहाँ से आप उसके अटैचमेंट में आ जाओ तो करंट फ्लो हो जाए आपके बॉडी से, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसीलिए वहाँ पे डेंजर साइन लगा रहता है कि इसके ऊपर कोई ना चढ़े। वैसे तो चढ़ो ही मत, क्यों चढ़ोगे, लेकिन फिर भी अगर मान लो मन किया तो इसके ऊपर ना चढ़ना, नहीं चिपक जाओगे। तो देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये बात है कि क्योंकि इस कंडक्टर में 400 किलो वोल्ट की सप्लाई जा रही है, ठीक। ये बड़े वाले जो टावर्स की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल्स की, तो इसमें इतनी सप्लाई जा रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके चारों तरफ एयर था, लेकिन एयर भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही नॉन कंडक्टिंग रहेगी, मतलब बिना धारा प्रवाहित हुए ही अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगी। लेकिन कब तक, ये होगा केवल 30 तक, ठीक है। अगर 30
किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर हमने बोल रखा है कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो ध्यान रखना कि अगर इसके सराउंडिंग में कहीं पे भी 30 वोल्ट है तो ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर तक की जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी, मतलब उसमें भी करंट फ्लो हो सकती है ईजिली। तो अगर ये 400 किलो वोल्ट है तो इससे तो कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। चलो इसको मैं अगर आपको एकदम मतलब बिना कैलकुलेशन वाले हिसाब से बताऊं तो देखो 300 वोल्ट मान लो, अगर मान लो 300 वोल्ट मान लो, तो मल्टीप्लाई ये 10 गुना है, इससे 10 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के 10 सेंटीमीटर, इस कंडक्टर से 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे तक जितनी भी एयर है वो सब क्या होगी, आयनाइज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप धोखे से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हाथ लगा दिए, कंडक्टर में तो आप लगा ही नहीं रहे हो, यहाँ पे भी लगा दिए, तब भी आपको करंट फ्लो हो जाएगी आपके बॉडी से। तो इस बात को ध्यान रखना कि इसका क्या मीनिंग है। समझ गए? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ का अपना एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जिसके बाद वो अपने कंडक्टिंग नेचर में आ जाता है। मतलब जैसे लकड़ी में करंट नहीं फ्लो होती, लेकिन किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद लकड़ी में करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। ग्लास में करंट नहीं फ्लो होती, लेकिन 1200 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, 1200 किलो वोल्ट के बाद ये फ्लो होने लगेगी, क्या करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। 1200 किलो वोल्ट के बाद ये अपने नॉन कंडक्टिंग नेचर को खो देगा और कंडक्टिंग नेचर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया? तो ये इसका मीनिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ की वह क्षमता जब तक वह अपने गुणों को नहीं खोता है, ठीक है, एक तरीके से उसमें करंट नहीं फ्लो करती है, ठीक है, अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन रखती है, ठीक, कुछ अलग जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन रखता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, बस ये लास्ट टॉपिक है, आज की क्लास भी लंबी हो गई, ठीक है। काफ़ी समझाते समझाते लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, ठीक है, और बोर मत होइएगा, ठीक है। अच्छे से समझिए, पॉइंट इसको में लिखते चलिए, कॉपी पे लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, थोड़ा सा रिवीजन आप करते चलो मेरे साथ साथ, बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा, समझ जाओगे। और अभी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आया है, एक इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा सेशन होने वाला है, तब आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्या ये काम की हैं भी या नहीं है, ठीक है। तो आपको एक क्लास और होगी, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इनकी क्लासेस की इंपॉर्टेंस थी या नहीं, ठीक। चलो, एक लास्ट टॉपिक है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। देखो, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली देखो, मान लो कि आपके पास दो मटेरियल हैं, ठीक है, दो कंडक्टर्स थे, एक ये है, एक और किसी दूसरे टाइप का है, मान लिया, ठीक है, ये है आपका एक कंडक्टर, ठीक है, दोनों को एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट जंक्शन, ठीक है, जंक्शन मतलब इसको जोड़ दिए कहीं पे, और सपोज ताप बढ़ाना शुरू किए, टेम्परेचर, ठीक है, ताप जो है इसके सराउंडिंग में बढ़ाना शुरू किए, तो दोनों का टेम्परेचर राइज होगा, दोनों बढ़ेगा, दोनों एनर्जी गेन करेंगे, दोनों का ताप बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये मान लो मटेरियल ए है, ये मटेरियल बी है, तो होगा क्या, इनके जंक्शन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इनके अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे लगा के आपको बोलूँ कि एक वोल्टमीटर लगा दो, देखो आप तो अब तो पता है ना वोल्टमीटर का सिंबल क्या है, ऐसे लगा दो आप, ठीक है, वोल्टमीटर लगा दो, तो इसमें हो सकता है कि कुछ मिली वोल्ट का, मतलब बहुत छोटा सा वैल्यू, ठीक है, कुछ मिली वोल्ट का वोल्टेज नज़र आएगा, ठीक है, कुछ मिली वोल्ट वोल्टेज यहाँ पे दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा? इन दोनों के बीच में टेम्परेचर के डिफरेंस के होने की वजह से, इस T1 और T2, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नेचर के मटेरियल हैं, ठीक है। हो सकता है ये कॉपर हो, ये निकिल हो, ये कॉपर हो, ये एल्युमिनियम हो, अलग अलग नेचर के ये दोनों मटेरियल हैं, एक ही टाइप के नहीं हैं। तो एक ही टाइप के नहीं हैं तो दोनों अलग अलग ताप पे आ जाएंगे, ठीक है। एनर्जी तो गेन करेंगे, उतनी ही गेन करेंगे, लेकिन ताप अलग अलग होगा। जैसे आप समझ लो, सनलाइट तो सभी पे पड़ती है ना, सनलाइट सभी पे पड़ती है, लेकिन अगर मान लो हम, ये लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है और ये लोहा है, ठीक है, ये लोहा है, तो सनलाइट जो इस पर रेज आ रही, तो ये देखते हो आप, इसमें टेम्परेचर कितना ज़्यादा गर्म हो जाता है, आप बैठ भी नहीं पाओगे, और लकड़ी पे तो आसानी से बैठ सकते हो। तो इसी तरीके से अगर ये दो मटेरियल हैं तो दोनों का जब आप टच करोगे तो टेम्परेचर दोनों का अलग अलग नज़र आएगा, फील होगा आपको। तो अगर आप वोल्टमीटर से मेज़र कर दो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं तो मिली वोल्ट में एक वोल्टेज मेज़र आएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये किस तरीके की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब प्रॉपर्टी इस टाइप की है कि अगर आपको ये चेक करना हो कि टेम्परेचर में कितना बदलाव है, एक तरीके से ताप मापन के लिए यूज़ करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है वो ताप मापन के लिए यूज़ करेंगे, किसके द्वारा? वोल्टेज के द्वारा, ठीक है। आपको पता चल गया कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तब भी वोल्टेज मेंटेन हो जाता है, तो इसका मतलब आप समझ गए यार कि ये तो वोल्टेज होता है, तो चलो वोल्टमीटर से मेज़र कर लेते हैं। अब जितना ज़्यादा तापमान में अंतर हो, मीनिंग ये है ताप मापन के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनो, पहले तो बताते हैं ताप मापन के लिए कैसे,
क्यों? क्योंकि जो ये वोल्टेज मिली वोल्ट में आप जो बोल रहे हो कि यहाँ मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है? वो एक्चुअल में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मिल रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये वोल्टेज है जिसको आप वोल्ट मीटर लगा के मेज़र कर ले रहे हो, वो बेसिकली क्या बताना चाह रहा है? टेम्परेचर का डिफरेंस। तो कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। क्या? थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, समझ गए? थर्मोकपल टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं, इनका प्रिंसिपल यही होता है। ठीक, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, आज के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आया है तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर दोस्तों को, आपके जो दोस्त हैं जो इसी टाइप के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो उनके पास शेयर कर दीजिए। बाकी के पास शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इसी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको 5th क्लास में आपको मैं और कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगा, बताऊँगा, इंटरेस्टिंग वे में बताऊँगा, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, और तब मज़ा आएगी, तब आपको पता चलेगा कि ये चारों पांचों क्लासेस जो हुई हैं उसका क्या फ़ायदा है आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।